थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स, इनको फाइब्रोलिटिक एजेंट्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती है? इसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स होते हैं, जिसमें कौन सी ड्रग्स है? एल्टी प्लेस होती है, टेनकेटिव प्लेस होती है जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, और रेटी प्लेस होती है जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा है और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ये जितनी भी ड्रग्स है ना, इनके एंड पे प्लेस आता है, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज होती है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई से सिंथेसाइज होती है। इन सबको हम आईवी देते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो प्लाज्मिन होता है ना, ये हमारे पास फाइब्रोलिटिक इंजाइम होता है, ठीक है, जिसने क्या करानी होती है? लाइसिस करवानी होती है फाइब्रिन क्लॉट की, ठीक है। एक तो ये डिग्रेड करवाएगा क्लॉट को, दूसरा जो फाइब्रिन है उसको स्प्लिट कर देगा फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। प्लाज्मिन कैसे बनेगा? जब प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मिन में। जो प्लाज्मिनोजन है वो इसका इनएक्टिव फॉर्म है। एक पेशेंट है, उसको हमने टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का एनालॉग दिया, जैसे एल्टी प्लेस दिया। उसने क्या किया? उसने प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट किया प्लाज्मिन में। यह हमारे पास जो फाइब्रिन बाउंड जो प्लाज्मिनोजन होते हैं उसको बेसिकली कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में, कि ये पूरे ब्लड में प्लाज्मिन को एक्टिवेट कराए। अगर ऐसा करवाएगा तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये इटसेल्फ एंजाइम नहीं है, ये बैक्टीरिया कल्चर से मिलता है। ये क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स बनाता है प्लाज्मिनोजन के साथ और एक कॉन्फिगरेशनल चेंज आता है, ठीक है। उसने जाके एक्टिवेट करवाना होता है प्लाज्मिनोजन को और बना देता है प्लाज्मिन। इसने जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की तरह सिर्फ फाइब्रिन के साथ जो बाउंड प्लाज्मिनोजन है उसको ही नहीं सिर्फ एक्टिवेट करवाएगा, ये जितने भी फ्री प्लाज्मिनोजन है उनको भी एक्टिवेट करवाएगा। अब यूरोकाइनेज क्या है? यूरोकाइनेज एक ह्यूमन एंजाइम है जो कि सिंथेसाइज्ड होता है बाय द किडनी, और ये डायरेक्टली कन्वर्ट करवाता है प्लाज्मिनोजन को टू एक्टिव प्लाज्मिन, ठीक है। इसके क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं? कि एक पेशेंट है, उसकी जो कॉर्नरी आर्टरी है वो ऑक्लूड हो गई है और वो इमरजेंसी में आया विद इन 6 आवर्स, ठीक है। क्यों ऑक्लूड हुई? क्योंकि उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई थी। तो हम उसको थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स देंगे, ठीक है, जो लाइसिस करवा देंगी थ्रोम्बस की, और क्या करवा देंगी? रिकैनलाइजेशन करवा देंगी ऑक्लूडेड कॉर्नरी आर्टरी की, ठीक है। एक बंदा है, उसको स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो सही से नहीं जा रहा और उस बंदे को इस्कीमिया हो गया, ठीक है। इस्कीमिक स्ट्रोक का फर्स्ट साइन अपेयर हुआ, तो हम विद इन 3 to 4.5 आवर्स में उसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स दे देंगे। हमने ये चीज़ देखनी है कि उस बंदे को सेरिब्रल हैमरेज तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जितनी भी एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स हैं, अगर वो देते हो तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है? ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वो सेरिब्रल हैमरेज को वर्स करवा सकता है। इसलिए अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुई है तब भी दे सकते हो, क्योंकि ये उसकी लाइसिस करवा देगा। कि टॉक्सिसिटी क्या होगी? कि ब्लीडिंग कॉज करवाएगा, सेरिब्रल हैमरेज वाले पेशेंट में नहीं देंगे क्योंकि वरना ये और ब्लीडिंग करवाएगा। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज था वो हमें स्ट्रेप्टोकोकाई से मिलता है, तो क्या होगा? क्योंकि ये बैक्टीरिया से मिल रहा है ना, तो इसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना देगी और जो इसका अफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये क्या करवाएगा? ये इंड्यूस करवाएगा एलर्जिक रिएक्शन को। और अगर किसी पेशेंट को ज़िंदगी में कभी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा? उसकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी और वो एंटीबॉडीज़ इसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करेंगी, ठीक है। तो हम इसलिए उसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एंटीजन देंगे। ये जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज था वो कम एक्सपेंसिव था और इसका इफेक्ट ज़्यादा था। एंटी प्लेटलेट ड्रग, ये क्या होती है? प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देती है। ये इंपॉर्टेंट होती है अगर आर्टीरियल सर्कुलेशन में क्लॉट बन गया हो, ठीक है। अगर वेनस थ्रोम्बोसिस हुआ है तो उसमें कौन सी होती है? एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होती है। अब बेसिकली होता क्या है? जब हमारे पास वॉल डिफेक्ट होती है ना, तो क्या होता है? जो ग्लाइकोप्रोटीन 1A है वो कोलेजन के साथ बाइंड होती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन 1B होती है वो वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर के साथ बाइंड होती है, और जो प्लेटलेट होता है उसकी डी ग्रैनुलेशन होती है। तो ग्रैन्यूल्स होते हैं जैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, थ्रोम्बोक्सिन A2, वो बाकी प्लेटलेट्स को जाके ट्रिगर करते हैं और क्या कराते हैं? प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाते हैं। और हमने अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना है तो हम CAMP लेवल ज़्यादा करवा देते हैं। जब CAMP लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करवाएंगे? वो फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। अब एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे एस्पिरिन। जो एस्पिरिन है वो नॉन सेलेक्टिव COX-1 और COX-2 इनहिबिटर है।
इसने क्या करना है, जो साइक्लोऑक्सीजनेज है कॉक्स है, इसको जाके इनहिबिट करवाया और इसने थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनने दिया। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ होता है आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड ने बनाना होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉक्स। ठीक है, अब क्या है, एस्पिरिन ने जब इसको इनहिबिट कर दिया, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, एस्पिरिन ने करवाया क्या था, एस्पिरिन ने कॉक्स की एसिटाइलेशन करवाई थी और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करवा दी। जो एस्पिरिन का इफेक्ट है वो काफ़ी दिन तक परसिस्ट करता है, क्योंकि जो प्लेटलेट होता है उसके पास प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो है वो कम होती है, और जब तक नए प्लेटलेट सिंथेसाइज नहीं होंगे तब तक एस्पिरिन का इफेक्ट जो है वो परसिस्ट करता है। ठीक है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, एनसेट्स जो होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट होता है, घंटों तक इसका इफेक्ट होता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते एज एंटी प्लेटलेट ड्रग। ठीक है, अगर हम इसको एस्पिरिन के साथ मिला के देते हैं ना, तो ये इंटरफेयर करना शुरू कर देता है एंटी प्लेटलेट इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन को। अब बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A की। ये कहाँ होते हैं, ये हमारे पास प्लेटलेट की सरफेस पे होता है। इन्होंने फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन को अपने साथ बाउंड करना होता है। अगर हम इसका इनहिबिटर दे देंगे, एमसीजेमेब दे देंगे, जो क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसको जब देंगे तो इसके साथ बाइंड हो जाएगा और फाइब्रिन को बाइंड नहीं होने देगा। ये क्या करेगा, ये रिवर्सिबल इनहिबिट करा देगा फाइब्रिन की बाइंडिंग को। अब करना है एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, एडीपी ने यहाँ के बाइंड करना होता है। ठीक है, हमने अगर यही साइट को ब्लॉक करवा देंगे तो एडीपी आके बाइंड नहीं करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। ठीक है, अब कौन कौन सी ड्रग होती है, क्लोपिडोग्रेल होती है और पैरासोग्रेल होता है। ठीक है, ये दोनों लीवर में जाके कन्वर्ट होते हैं और इनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं। ठीक है, और वो फिर जाके रिएक्ट करते हैं। लीवर में साइटोक्रोम 2C9 और साइटोक्रोम 2C19 जो है वो क्लोपिडोग्रेल को मेटाबोलाइज करती है। जो साइटोक्रोम 3A4 है जो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म करवाती है, वो इसको मेटाबोलाइज करेगी। ठीक है, इन्होंने क्या करवाना है, इन्होंने इरिवर्सिबल इनहिबिशन करवानी होती है एडीपी रिसेप्टर्स की। एक और ड्रग होती है टाइकाग्रेलोर, ये ऐसे याद कर लो, जो टाइगर है वो गुराता है। ठीक है, इसको एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ये एक्टिवेट हो रहे थे लीवर में जाके। ठीक है, क्योंकि ये टाइगर है ना, तो उसको क्या ज़रूरत होगी भला। इसने क्या करना है, इसने रिवर्सिबली इनहिबिट करवाना होता है एडीपी रिसेप्टर्स को, और ये क्या करवा रहे थे, इरिवर्सिबली इनहिबिट करवा रहे थे। ठीक है, अब है प्रोटीएज एक्टिवेशन रिसेप्टर 1। ठीक है, ये क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। इसका एगोनिस्ट क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है। ये कहाँ होता है, ये हमारे पास प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट होता है, और इसका एंटागोनिस्ट जो है वो हम देंगे ताकि थ्रोम्बिन जो है वो बाइंड ना कर सके। ठीक है, इसका एंटागोनिस्ट है, उसका नाम है वोरापैक्सेट। इसकी क्या होती है, इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। जब इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक बाइंड रहेगा, इसी वजह से ये एक इफेक्टिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर बन जाता है। और ये जो है ये मेटाबोलाइज्ड होता है बाय साइटोक्रोम 3A4। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म यही होती है ना, इसी वजह से। अब बस एक ड्रग रह गई है जो कि फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 को जाके इनहिबिट करवाती है। वो कौन सी है, डायपैराडामोल और सिलोस्टाजोल। कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने CAMP लेवल ज़्यादा करना है। जब CAMP लेवल ज़्यादा होता है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती है। ये दोनों ड्रग्स क्या करेंगी, एडिनोसिन अपटेक नहीं होने देगी एपिथेलियल सेल्स में और एरिथ्रोसाइट्स में। तो क्या होगा, प्लाज्मा कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एडिनोसिन्स की। जो एडिनोसिन्स हैं वो A2 रिसेप्टर्स से प्लेटलेट पे एक्ट करेंगे और CMP लेवल ज़्यादा करवा देंगे। इसके क्लिनिकल यूजेस क्या होंगे, जो एस्पिरिन है वो हम यूज़ करते हैं जब एक बंदे को एक या एक से ज़्यादा मायोकार्डियल इंफाक्ट हुआ हो। ठीक है, ताकि फ़र्दर नेक्रोसिस ना हो, इसलिए हम एस्पिरिन यूज़ करते हैं। एस्पिरिन ने क्या करना होता है, एक तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देगा, दूसरा क्या करवाएगा, वैसोडाइलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से स्किन में अटैक्स नहीं होंगे, स्किन में स्ट्रोक नहीं होगा। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, यानी थ्रोम्बोटिक इवेंट नहीं होगा। जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A इनहिबिटर है, जब हमने कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी कर लेता है ना, तो उसके बाद हम उसको ये देते हैं ताकि जो वेसल्स का ल्यूमेन है उसका डायमीटर कम ना हो जाए। ठीक है, और क्या होता है, ये हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तब भी यूज़ करते हैं जब अनस्टेबल एंजाइना हो तब,
और जब नॉन क्यू वेव एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, एक पेशेंट है जो एस्पिरिन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो हम उसको क्लोपिडोग्रेल देंगे। जब हम प्लेस कर देते हैं ना कॉर्नरी आर्टरी स्टेंट, तो क्या करते हैं, हम उसको क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन जो है वो 6 से 12 महीने देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि थ्रोम्बोसिस ना हो, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देते ना, इसलिए हम इसको देते हैं। एक बंदे की कार्डिक वाल्व रिप्लेसमेंट हुई है, उसको डायपैराडामोल देंगे ताकि थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन ना हो। और क्या कर सकते हैं, हम इसको कंबाइन करके दे सकते हैं एस्पिरिन के साथ ताकि इस्कीमिया स्ट्रोक ना हो। इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी? जो एस्पिरिन और इंसेट्स होते हैं ये हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और सीएनएस इफेक्ट करवाते हैं। देखो जो एस्पिरिन है उसने प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशंस को भी तो कम करा देते हैं, तो जो लाइनिंग हमारे पास स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही थी वो भी तो अफेक्ट होगी, ठीक है। जितने भी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं ना वो एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स के इफेक्ट को इन्हांस करवाते हैं, ठीक है। जो हम 2B और 3A रिसेप्टर ब्लॉकिंग दे रहे हैं ये क्या कॉज करवाएगी? ये ब्लीडिंग कॉज करवाएगी, क्योंकि ये बेसिकली कहाँ थी? प्लेटलेट्स के सरफेस पे थे ना, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करवाते थे? क्लॉटिंग करवाते थे। जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगी? ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। उसमें ब्लीडिंग करवाएंगे और क्या करवाएंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाएंगे, क्योंकि ये प्लेटलेट्स के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा रहे हैं ना, तो क्या करवाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाएगा। जो टाइक्लोबिडीन है ये बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ होती है, क्योंकि ये क्या कॉज करवाती है? ब्लीडिंग कॉज करवाती है, न्यूट्रोपीनिया कॉज करवाती है। ये क्या करवाता है? ये थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर पूरा करवाता है, यानी ये वेसल्स में जगह जगह स्मॉल थ्रोम्बाई फॉर्मेशन करवाता है। थ्रोम्बस की फॉर्मेशन में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो सारे कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं, और क्या होना शुरू हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होना शुरू हो जाएगा। जो क्लोपिडोग्रेल होता है ये लेस हेमाटोटॉक्सिक होता है। जो डायपैराडामोल है और सिलोस्टेजोल है ये क्या कॉज करवाएंगे? ये हेडेक करवाएंगे और पैल्पिटेशन करवाएंगे, ठीक है। जो सिलोस्टेजोल है ये हम पेशेंट में नहीं देते जिनमें कॉन्जेस्टेड हार्ट फेलियर होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही पैल्पिटेशन करवा रहे हैं, तो ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में? ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बंदे में विटामिन के की डेफिशिएंसी थी, या तो जो ड्रग्स दे रहे हैं उनकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हुए उसको, ठीक है, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्लेटलेट्स काउंट ही कम है इस वजह से। हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को ट्रीट कर सकते हैं जब हम उसको प्लेटलेट एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर हम उसको ऑप्रीलेविकिन देंगे, जो क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है मेगाकैरियोसाइट ग्रोथ फैक्टर इंटरल्यूकिन 11 की। जिनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी हम उनमें विटामिन के देंगे। विटामिन के क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। जिनमें सही से फ़ैट एब्जॉर्प्शन नहीं होगी उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। जो ओल्डर पीपल होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनमें सही से फ़ैट एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनमें इसी वजह से हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है। तो हम उनको क्या देते हैं? हम उनको ऑरली या पारेंटली फाइटोनाडायोन देते हैं, जो कि विटामिन के है। यूनाइटेड नेशन में क्या होता है कि जितने भी न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनको ब्लीडिंग ना हो। और जब वारफरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तब भी हम विटामिन के देते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड डेस्मोप्रेसिन, या अगर किसी बंदे में क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो गई है ना, जैसे हीमोफीलिया में होती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको फ्रेश प्लाज्मा लगाते हैं। अब जिस फैक्टर्स की उसको डेफिशिएंसी है ना हम उसको स्पेसिफिकली वही लगाएंगे, ठीक है। हीमोफीलिया ए में किसकी डेफिशिएंसी होती है? फैक्टर 8 की, तो हम उसको वो देंगे। और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की, ठीक है। जो डेस्मोप्रेसिन है ये मिमिक करता है एक्टिविटी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा रीनल V2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और फैक्टर 8 की रिलीज़ को ज़्यादा करवाएगा, जिस वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वॉन विलब्रेंट फैक्टर और फैक्टर 8 की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एंटी प्लाज्मिन एजेंट, प्लाज्मिन क्या करवा रहा था? एलाइसिस करवा रहा था फाइब्रिन की, तो हम एंटी प्लाज्मिन दे रहे हैं ताकि क्या ना हो? एक्यूट ब्लीडिंग एपिसोड्स ना हो। जैसे कोई पेशेंट है ना जिसको हीमोफीलिया है तो हम उसको एंटी प्लाज्मिन देंगे ताकि उनमें एक्यूट ब्लीडिंग एपिसोड्स ना हो। हम कौन सी ड्रग देंगे? अमाइनो कैप्रोइक एसिड देंगे, जो कि ऑरली एक्टिव होता है। इसने प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनने नहीं देना, ठीक है, और इसने इनहिबिट करवा देना है फाइब्रिनोलाइसिस को, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? देखो ये क्या करवा रहा है?
ये हमारे पास फाइब्रिनोलाइसिस नहीं होने दे रहा, यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगा और हाइपोटेंशन होना शुरू हो जाएगी, मायोपैथी और डायरिया हो जाएगा।